रोटेशनल मैकेनिक्स से शुरुआत। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर मोमेंट ऑफ मास ही आता है। मोमेंट ऑफ मास बेसिकली होता है किसी भी पॉइंट से मास, मतलब मैं किस मास के लिए मोमेंट ऑफ मास निकाल रही हूँ वो मल्टीप्लाइड बाय वो वाला जो मास है, मैं जिस भी पॉइंट से मोमेंट ऑफ मास निकाल रही हूँ उससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे कि मानो अगर मैं यहाँ से मोमेंट ऑफ मास निकाल रही हूँ और 3 kg की बॉडी है यहाँ पर 6 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, सो 3 kg मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर इस मास का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मास बन जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ मास है सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा बैलेंस्ड होते हैं। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एक ये पॉइंट है, m1 का मास यहाँ से r1 के डिस्टेंस के ऊपर है और m2 का मास यहाँ से r2 के डिस्टेंस के ऊपर है, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे अगर मानो कभी भी नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स होने का मतलब क्या है, नेट फोर्स होने का मतलब ये है, नेट फोर्स के जीरो होने का मतलब जो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे है वही फोर्स राइट हैंड साइड पे है। वैसे यहाँ पर है कि भाई अगर मानो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो जो मोमेंट ऑफ मास इस साइड पे है m1 r1, वही मोमेंट ऑफ मास इस साइड के ऊपर भी होगा m2 r2। तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मासेस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम किसी भी मोमेंट ऑफ मास को बैलेंस कर सकते। दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर मानो फॉर एग्जाम्पल आप, मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को मैं नहीं छेड़ रही हूँ लेकिन मैं इंडिविजुअल मासेस को छेड़ रही हूँ। मानो ये सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो अगर मानो मैंने इस मास को ऐसे मूव करा दिया तो ये बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली बात है, ये बिल्कुल नेट फोर्स के जीरो होने वाली बात है कि भैया अगर सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ मास मैंने राइट हैंड साइड पे बढ़ाया है वही मोमेंट ऑफ मास लेफ्ट हैंड साइड पे भी बढ़ा दूं। इसके ऊपर क्वेश्चन है 2022 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानो अगर मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ मास को मैं नहीं हिलाना चाहती हूँ, तो फिर अगर मानो मैं m1 को x1 के डिस्टेंस से यहाँ पर मूव करा रही हूँ, मतलब मैं राइट हैंड साइड पे मोमेंट ऑफ मास को इतने से इंक्रीज करा रही हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी मोमेंट ऑफ मास को इतने से ही इंक्रीज कराना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकती हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास है शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों हमारे कटिंग द डिस्क वाले भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि मानो मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास ना पूरी की पूरी एक डिस्क थी, मैंने इस डिस्क में से छोटी सी डिस्क कट कर दी, तो मेरे पास ये बड़ी डिस्क थी जिसके रेडियस की वैल्यू थी 2r, मैंने इसमें से एक छोटी डिस्क कट कर दी जिसके रेडियस की वैल्यू है r। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ओ पॉइंट के अबाउट बताओ कि ये जो मेरे पास रिमेनिंग डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो मेरा जो सिस्टम है वो मेरे पास रिमेनिंग डिस्क प्लस कट डिस्क है, तो जो रिमेनिंग डिस्क और कट डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है। इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड पे जो मोमेंट ऑफ मास है कट डिस्क की वजह से, और इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो मोमेंट ऑफ मास है रिमेनिंग डिस्क की वजह से, दोनों सेम होने चाहिए। तो मैं बोलूंगी कि अगर पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता है तो जितना मोमेंट ऑफ मास कट डिस्क की वजह से इस डायरेक्शन में है उतना ही मोमेंट ऑफ मास रिमेनिंग डिस्क की वजह से इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ मास कट डिस्क की वजह से इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो तुम देखो ना कट डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मानो कट डिस्क का मास इतना है, तो आई कैन से कि ये जो मेरे पास मास है कैपिटल आर के डिस्टेंस के ऊपर है, तो जो मोमेंट ऑफ मास कट डिस्क का राइट हैंड साइड पे है इट इज मास ऑफ द कट डिस्क मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। रिमेनिंग डिस्क का मानो मेरे पास जो मास है वो इतना है, जो किस और मानो उसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यही तो डिस्टेंस मुझे निकालना है। So mr multiplied by small d is going to be the moment of mass on the left hand side. So the moment of mass on the left hand side because of the remaining disk will be equal to the moment of mass of the cut disk multiplied by capital R, है ना। तो ये मेरे पास, अब मैं फिर यहाँ पर एरिया से निकाल सकती हूँ कि भाई मानो अगर मेरे पास कैपिटल M मास है तो कैपिटल M मास अगर इतनी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, ध्यान से देखना, अगर कैपिटल M मास इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था तो कट डिस्क वाला वो मास है जो इतनी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मेरे पास आ गया कैपिटल M/4। तो मेरे पास आ गया कि जो मेरे पास मास ऑफ द कट डिस्क है कैपिटल M/4 है, देखो कैपिटल M/4 है यहाँ से r के डिस्टेंस के ऊपर, जो मास ऑफ द कट डिस्क है बचा हुआ 3m/4 है d के डिस्टेंस के ऊपर, ये यही d का डिस्टेंस तुम लोग को निकालना था। इसको अगर तुम लोग निकाल लोगे तो तुम लोग आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ये वाली वैल्यू कितने आ गई, कैपिटल R/3, ये वाली वैल्यू कितने आ गई, कैपिटल R/3। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तुम्हें मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ बच्चों, अब तो गला दर्द करने लग गया, पढ़ा हुआ है तो तुम्हें सब समझ आ रहा होगा क्योंकि ये हम लोग रिवीजन करें, मैं ऐसे ही करवाती हूँ हमेशा। वैसे हमारे मैन प्लैंक प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं,
है ना। ये जैसे ये कटिंग द डिस्क वाले तो प्रॉब्लम्स हैं, फिर मैन प्लैंक प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं कि एक प्लैंक है उसके ऊपर मैन है। अब ना तो मेरा सिस्टम मैन है ना मेरा सिस्टम प्लैंक है, मेरा सिस्टम है मैन प्लस प्लैंक। तो जब मैन प्लैंक के ऊपर मूव कर रहा है सारी की सारी चीजें इंटरनली हो रही है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब बाहर से सिस्टम के ऊपर कुछ नहीं हो रहा तो फिर बाद में पहले तो सारी की सारी चीजें रेस्ट के ऊपर थी, मैन भी रेस्ट पे था, प्लैंक भी रेस्ट के ऊपर था, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट के ऊपर होगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 है। फिर बाद में हम लोगों ने सेंटर, फिर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा रहे, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास तभी नहीं शिफ्ट करेगा अगर मैन के फॉरवर्ड मोशन की वजह से जितना मोमेंट ऑफ मास राइट हैंड साइड पे बढ़ा है, प्लैंक के बैकवर्ड मोशन की वजह से उतना ही मोमेंट ऑफ मास पीछे बढ़ जाए। कि जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो मेरे पास मैन है जिसके मास की वैल्यू है स्मॉल m, मानो बच्चों ये इस तरीके से x का डिस्टेंस मूव करता है, जिसकी वजह से जो प्लैंक है मानो y के डिस्टेंस से पीछे चले जाता है। तो मैं बस बोल रही हूँ जितना मोमेंट ऑफ मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है, विच इज ये वाला मास मूव किया है इतने डिस्टेंस से, तो जो मोमेंट ऑफ मास राइट हैंड साइड पे क्रिएट हुआ है वो है इतना। उतना ही मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड में भी क्रिएट हो जाए जब प्लैंक पीछे जाए। अब ऑब्वियसली बात है अगर मानो प्लैंक पीछे जाएगा तो इसके ऊपर जो बैठा हुआ मास है वो भी पीछे जाएगा। तो आई कैन से कि जो पीछे जा रहे हैं जो मासेस, इट इज मास ऑफ द प्लैंक प्लस मास ऑफ द मैन। कितने डिस्टेंस से पीछे जा रहे हैं, इतने डिस्टेंस से पीछे जा रहे हैं। तो जितना मोमेंट ऑफ मास क्रिएट हो गया पीछे की डायरेक्शन में, उतना ही मोमेंट ऑफ मास अगर आगे की डायरेक्शन में क्रिएट हो जाए तो ही मैं बोलूंगी कि सेंटर ऑफ मास नहीं शिफ्ट करेगा। यही है। तो यहाँ से हम लोग स्मॉल डी की वैल्यू या फिर यहाँ पर जो y की वैल्यू है बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट हमारा बहुत ही लिमिटेड है कि मेरा सिस्टम मैन प्लस प्लैंक है। ये पहले रेस्ट पे थे, इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। आपने सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगाया तो सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, मतलब पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। तो आपके मैन के मोशन फॉरवर्ड मोशन की वजह से जो भी मोमेंट ऑफ मास राइट हैंड साइड पे बढ़ा है, प्लैंक के बैकवर्ड मोशन की वजह से उतने मोमेंट ऑफ मास पीछे की डायरेक्शन में भी बढ़ जाएगा, है ना। फिर बच्चों हमारे पास देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सेंटर ऑफ मास को हमें निकालना हो, जैसे कि मानो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास ना एक सिस्टम में ये दो पार्टिकल्स हैं, एक है m1 एक है m2। वो ओरिजिन से मानो r1 के डिस्टेंस के ऊपर है और r2 के डिस्टेंस के ऊपर है। तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा उसके लिए ये वाला फॉर्मूला तुम लोग बखूबी जानते ही होगे, है ना। कि मानो अगर m1 के x और y कोऑर्डिनेट बच्चों दे दिए जाएं, वैसे मानो अगर m2 के x और y कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो तुम लोग y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के भी निकाल सकते हो, x कोऑर्डिनेट भी सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हो, विच इज व्हाट मोमेंट ऑफ मास जो एक की वजह से है प्लस दूसरे की वजह से है डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है। ये भी आ जाएगा मोमेंट ऑफ मास जो y की डायरेक्शन में एक की वजह से है प्लस दूसरे की वजह से है डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है। ये तो बड़ा जनरल सा था कंसेप्ट, तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं, चाहे मैं ओरिजिन से x की डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजिशनिंग निकालूं, ओरिजिन से y की डायरेक्शन में निकालूं या फिर ओरिजिन से z की डायरेक्शन में निकालूं। सबसे जेन्युइन क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। 2020 में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगेन जो बच्चे मुझसे बड़े हैं, यार हम लोगों ने तो टॉप 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी किए हैं, इसके ऊपर तो हमारा अच्छा खासा प्रैक्टिस सेशन भी चला था क्लास में, हमारी वो वाली क्लास भी लंबी थी, मैंने तुम्हें तब बताया था। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स आ जाए तब तो मुझे पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे पास एक फॉर्मूला है। अगर मानो कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स ना आके बच्चों कम्बिनेशन ऑफ बॉडीज आए ना, तो टेंशन ना को लेने का, बॉडीज के जो सेंटर ऑफ मास है उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लो। जैसे कि मानो तुम्हें बोला जाए ये रॉड है m के मास का l की लेंथ का, ये रॉड है m के मास का l की लेंथ का। अब मानो तुमसे पूछा जाए कि ये वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास बताओ कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के रॉड के सेंटर ऑफ मास को ही मैं पार्टिकल की तरह ले लूंगी कि ग्रीन वाले का m मास तो यहीं पे है ना, ब्लू वाले का m मास यहाँ पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 0, इसका x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है इतना। तो मैंने बॉडीज को पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर लिया उनके सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करके। नाउ इफ आई हैव अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, देन टू नो वेयर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू लाई इज अ वेरी इजी थिंग टू डू। एक बार देखिएगा, एक और एग्जाम्पल अगर मानो मैं तुम्हें यहाँ पर देना चाहूँ कि मेरे पास 2 रॉड्स इस तरीके से रखे हुए हैं,
अब मैं बोल रही हूँ कि ओरिजिन से बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट भी बता दो, वाई कोऑर्डिनेट भी बता दो। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों रॉड्स को रिप्लेस करूंगी मैं दो पार्टिकल से जिनका उतना ही मास होगा जितना इनका है, जो जिनकी पोजीशन इनके सेंटर ऑफ मास पे होगी। जैसे कि ग्रीन वाला रॉड एम मास के ऊपर था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर रॉड की जगह यहाँ पर एक पार्टिकल कंसिडर कर लूंगी एम मास का। ब्लू वाला रॉड है एम मास का है, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मैं एम मास के पार्टिकल को यहाँ पर कंसिडर कर लूंगी। अब मैं देख पा रही हूँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट है नहीं, वाई कोऑर्डिनेट L/2 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट L/2 है, वाई कोऑर्डिनेट है नहीं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर आ जाए, M1 M2 आ जाए तो बात ही खत्म है। फिर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के निकाल सकते हैं, है ना। बाकी यार क्रॉस प्रोडक्ट है, आओ क्रॉस प्रोडक्ट का भी फटाफट से रिव्यू देती हूँ तुम लोगों को। तो भाई देखो, डॉट प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बहुत सीधी सी बात है ना। अगर मैं डायरेक्शन के सेंस में बात करूं तो अपना राइट हैंड लो। अगर मैं बोल रही हूँ A इज इक्वल टू B क्रॉस C, एनीथिंग क्रॉस एनीथिंग, इट कैन बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें लॉरेंस फोर्स में देखने को मिल सकता है बच्चों, ये तुम्हें बायोट-सैवर्ट्स लॉ में देखने को मिल सकता है, ये तुम्हें टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल के ऊपर मिल सकता है, वॉट एवर, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्रॉस से पहले आता है, एक क्रॉस के बाद में आता है। अपना राइट हैंड लीजिए, मेरे राइट हैंड को मत देखिए, अपना राइट हैंड लीजिए, ए की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स पॉइंट कीजिए, बी की डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें बोलूं आई क्रॉस जे करूं, तो तुमने राइट हैंड लिया, आई के डायरेक्शन में फिंगर्स पॉइंट किए, ये देखो आई के डायरेक्शन में फिंगर्स पॉइंट करती है राइट हैंड के। अब जे की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दिया, तो थंब बाहर आ रहा है, इसका मतलब जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है बाहर की डायरेक्शन में। ऐसे तुम लोग किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। दूसरी चीज अभी यहाँ पर ये है कि यार जब क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि मानो अगर मैं जनरल क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, कि मानो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ए मेरे पास आता है जब मैं बी क्रॉस सी करती हूँ, इसका मतलब क्या मैं बोल दूं कि भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो या तो मैं बी को एज इट इज रख दूं और वो वाले मैग्नीट्यूड को अगर मानो मैं बी क्रॉस सी कर रही हूँ, है ना, अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो या तो मैं बी को एज इट इज रख के बी को मल्टीप्लाई कर दूं सी के उस कंपोनेंट से जो बी के परपेंडिकुलर है, या मैं सी को एज इट इज रख दूं और बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दूं जो सी के परपेंडिकुलर है। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, है ना। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है नंबर होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया है, और मैग्नीट्यूड भी मैंने तुम्हें बताया है। दिस इज द इक्वेशन जिसकी हेल्प से तुम लोग ए क्रॉस बी को निकाल सकते हो कि ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मेरे पास यहाँ पर कितना कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रही हूँ कि मानो अगर बच्चों मुझे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की डिस्कशन करनी हो, कि मानो अगर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में थोड़ा सा समझना हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, एक तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हें बोला गया था 2010 में कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक M1 मास की एक M2 मास की, दोनों रेस्ट पे हैं, फिर दोनों म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के साथ मूव करने लग जाती है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आप जरा सा सोचिए, दोनों बॉडीज रेस्ट पे थी, सेंटर ऑफ मास रेस्ट के ऊपर था, अब दोनों मूव करने लगी है तो एक इंटरनल फोर्स के साथ की वजह से मूव करने लगी है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास को कोई एक्सेलरेशन नहीं मिला, तो अगर वो पहले रेस्ट के ऊपर था तो बाद में भी रेस्ट के ऊपर रहेगा। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 0। 2009 में ये क्वेश्चन आया था, दिस इज वेरी जेन्युइन, कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है जहां पर दो मासेस हैं, एक मास ये है जिसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा मास ये है जिसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये है, तो आप सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को निकालिए। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, है ना। काफी जेन्युइन चीजें हैं। अब नेक्स्ट बच्चों जो मेरे पास टॉपिक आ जाता है, ये तो सारी की सारी चीजें हम लोग सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी बच्चों बात ये है कि जब मैं ट्रांसलेशन मैकेनिक्स से रोटेशनल मैकेनिक्स तक आती हूँ, तो मैं वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी तक आ रही हूँ, है ना। मैं बच्चों एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन तक आ रही हूँ, तो मास से मैं कहाँ तक आ रही हूँ,
जैसे कि मैं फोर्स से टॉर्क तक आ रही हूँ, मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम तक आ रही हूँ, तो ऐसे मैं मास से कहाँ तक आ रही हूँ, सो दैट रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज नोन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मानो अगर मेरे पास m मास की बॉडी है, मानो m मास का पार्टिकल है जो एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है सच दैट वो एक्सिस से d के डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसका जो रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका जो रोटेशनल इनर्शिया होगा, जो उसका रोटेशनल मास होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी कितने मास ऑफ बॉडी है मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर घूम रही है उसका स्क्वायर। तो मानो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 2 kg की बॉडी है, ये एक एक्सिस से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। तो अभी अगर मुझे तुमसे पूछना हो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करेगा, तो तुम सबसे पहले बोलोगे दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे डिपेंड करेगा कि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि तुम खुद देखो ना, मानो अगर 1 kg का मेरे पास ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता है ना, और मानो अगर 1 kg का पार्टिकल यही ऐसे मूव कर रहा होता, तो मास की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो इनका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिफरेंट है ना। सो इफ आई आस्क यू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो तुम बोलोगे कि दी सबसे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितना मास की वजह से है, दूसरे पे डिपेंड करेगा ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर मैं वापस आऊंगी, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा और जानते हैं। तो बच्चों देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एसोसिएटेड ना मेरे पास दो थ्योरम्स हैं, ध्यान से जरा सा सुनिएगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज जो तुम लोगों को याद होनी चाहिए, क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था कि मानो एक रिंग है, ऐसे घूमे, रिंग एक ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रही है जो उसके सेंटर को कट कर रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, डिस्क भी ऐसे घूमे, हॉलो स्फीयर भी ऐसे घूमे, सॉलिड स्फीयर भी ऐसे घूमे, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के सिनारियो में mr स्क्वायर, डिस्क के सिनारियो में mr स्क्वायर बाय 2, हॉलो स्फीयर के सिनारियो में 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के सिनारियो में 2/5 mr स्क्वायर होता है। आई एम होपिंग सब बच्चे जानते हैं, ये सारी याद रखने वाली बातें हैं, है ना। तो मैं अभी एक ऐसी एक्सिस की बात कर रही हूँ जो सेंटर को कट कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है रिंग और डिस्क के सिनारियो में। वैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ ये ऐसी एक्सिस है जो स्फीयर के सेंटर को कट करती हुई जा रही है, चाहे मैं हॉलो स्फीयर की बात करूँ या मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूँ। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू याद रखने वाली होती है वो है अगर मैं रॉड को ऐसे घुमाऊं, ये देखो बच्चों, अगर मानो मैं रॉड को ऐसे घुमाऊं कि मैं रॉड को एक ऐसी एक्सिस के अबाउट घुमा रही हूँ जो उसके सेंटर को कट कर रहा है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो वो ml²/12 होता है। ये सारी बातें याद रखने वाली है ना। तो अब यहाँ पर मेरे पास आती है 2 थ्योरम्स, एक तो आती है बच्चों थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए लगती है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ उन 3 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करती है जो तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास को कट कर रहे हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे 3 एक्सिस के अबाउट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करेगा जो तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और तीनों सेंटर ऑफ मास को कट कर रहे हैं। अब यार यहाँ पर देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, इनमें से अगर मानो ये 3 एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो इनमें से 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई करेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी के प्लेन में लाई करेंगे, एक एक्सिस परपेंडिकुलर लाई करेगा, सो दैट इज इट, आई परपेंडिकुलर इज आई पैरेलल प्लस आई पैरेलल। जैसे कि मानो अगर मैं रिंग की बात करूं तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई मानो फॉर एग्जाम्पल ये जो रिंग है इस तरीके से लेट अस अज्यूम XY प्लेन में लाई कर रही है, तो अगर मैं इस रिंग को z एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, सो IZ इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय IY प्लस IX। मानो अगर मैं डिस्क की बात करूं, मानो मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो डिस्क है YZ प्लेन में लाई कर रही है, अब मानो अगर मैं डिस्क को ऐसे घुमाती हूँ x एक्सिस के अबाउट, देन IX इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय IY प्लस IZ। तो मोटा मोटी बात करूं तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये बोलता है दैट इन द केस ऑफ 2 डायमेंशनल बॉडीज, if we take 3 axes that are mutually perpendicular to one another and also passing through the center of mass of the body, then 2 of them will lie in the plane of the body, one will lie perpendicular to the plane of the body. So the sum of the moment of inertia about the 2 axes that are lying in the plane of the body will give us the moment of inertia about an axis which is lying perpendicular to the plane of the body. जहां से डिराइव करके हम लोग ये निकालते हैं कि भाई अगर मैं रिंग के सिनारियो की बात करूं
तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा, क्योंकि दोनों एक्सेस के अबाउट सेम मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों को ऐड करूंगी तब मेरे पास आ जाएगा mr²। इसका मतलब आई की वैल्यू आ गई mr²/2। बोले तो अगर मैं रिंग को ऐसे रोटेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, अगर मैं रिंग को ऐसे रोटेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। वैसे डिस्क की सिनेरियो में भी अगर मानो इसके अबाउट रोटेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसके अबाउट रोटेट करूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, क्योंकि सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। देन आई कैन से I is the value that I have asked you all to remember, which is mr²/2। तो I की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, mr²/4। तो इन एक्सेस को देख लो बच्चों, इन एक्सेस को क्या बोला जाता है, these are the axes that are cutting the center of mass lying in the plane of the body। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हम रिंग को रोटेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज कटिंग एट इट्स सेंटर lying in the plane, then that moment of inertia is mr²/2। अगर मैं एक डिस्क की बात कर रही हूँ जिसको मैं रोटेट करा रही हूँ अबाउट एन एक्सिस जो उसके सेंटर को कट कर रही है और प्लेन में लाई कर रही है, दैट इज mr²/4। फिर मेरे पास आ जाती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ना बच्चों एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि आप बॉडी को कैसे भी घुमा सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर आप इस बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाएंगे ना तो आपको मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्क की रोटेशन की बात करूँ तो मैं उसको ऐसे भी रोटेट कर सकती हूँ, मैं उसको ऐसे भी रोटेट कर सकती हूँ। एक सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है, एक सेंटर ऑफ मास को नहीं कट कर रही है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास को कट करेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा मिनिमम होगा। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। मानो मैं बोलूँ कि भाई मैं रिंग को रोटेट कर रही हूँ, तो देखो ना मैं रिंग को ये वाली एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती हूँ जो सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है। मैं रिंग को ये वाले एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती हूँ जो सेंटर ऑफ मास को नहीं कट कर रही है। तो मेरा कंसेप्ट, मैं इस कंसेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ दैट इफ यू आर रोटेटिंग अ बॉडी देन एनी नंबर ऑफ एक्सिस दैट आर पैरेलल टू वन अनदर, out of them the axis that is cutting the center of mass is going to have the minimum value of moment of inertia associated with it। कि चाहे मैं कितनी मर्जी पैरेलल लाइंस बना लूं, जो लाइन सेंटर ऑफ मास को कट कर रही है अगर उसके अबाउट बॉडी को घुमाऊंगी तो उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। बोले तो ये कि अगर कोई और एक्सिस हो तो उसके अबाउट जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट इज, अगर ये सेंटर ऑफ मास को कट करती तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस अब अगर ये सेंटर ऑफ मास को नहीं कट कर रही है तो कितना एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्क के सिनारियो में देखते हैं कि भाई देखो अगर मैं डिस्क को ऐसे घुमाती तो mr²/4 आता है ना, लेकिन मैंने डिस्क को ऐसे घुमाया तो मैंने डिस्क को एक ऐसी एक्सिस के अबाउट घुमाया जो सेंटर ऑफ मास को नहीं कट कर रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कि अगर ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास को कट करती तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, नहीं कट कर रही है तो प्लस अब कितना एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। मानो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलूँ कि भाई मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड को मैं ऐसे घुमाना चाहती हूँ, तो मैं रॉड को घुमाना चाहती हूँ अबाउट एन एक्सिस जो वन ऑफ द एंड के थ्रू जा रही है, लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि इसके अबाउट रॉड को घुमा दो तो तुम बोलोगे बट दिस इज नॉट कटिंग द सेंटर ऑफ मास। तो मैं बोला ठीक है, अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं देखूंगी कि अगर इसके पैरेलल में एक एक्सिस होती जो सेंटर ऑफ मास को कट करती तो उसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना था। अब ऐसा नहीं है तो कितना एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, जो आ जाता है मेरे पास ml²/3। ये हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। तो अभी ना बच्चों ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ पर 2016 में ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मानो अगर m1 और m2 मास है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू l है। तो 2016 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हें बोला गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना होगा एक ऐसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट अगर मानो तुम एक्चुअली में इस सिस्टम को घुमा दो तो तुम्हें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा। दिस वाज द क्वेश्चन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
तुम्हें ये नहीं बोला हुआ इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ, तुम्हें बोला हुआ है ये m1 है ये m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस l है। खुद से देखो कौन सी एक्सिस होगी, कि किस एक्सिस के अबाउट में इन दोनों को घुमाऊं सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का मिनिमम है। तो मुझे पता लग गया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का मिनिमम कब होता है, जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास को कट करे। तो मानो अगर इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो हो जाएगा इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m1r1 स्क्वायर प्लस इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m2r2 स्क्वायर। अब कुछ नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पर r1 को l की टर्म्स में लिखा है और r2 को l की टर्म्स में लिखा है, दैट इज ऑल दैट यू हैव डन, और कुछ नहीं। कैसे, अगर इनकेस कोई बच्चा पूछे कि आप कैसे r1 को l की टर्म्स में कैसे लिख दिया, तो तुम ये देख लो ना, मानो अगर फॉर एग्जांपल ये r1 है तो ये मेरे पास l माइनस r1 है। तो मैं अच्छे से जानती हूँ ना कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस बैलेंस्ड होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मोमेंट ऑफ मास है इतना, राइट हैंड साइड पे जो मोमेंट ऑफ मास है वो है इतना। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो मोमेंट ऑफ मासेस हैं अगर उनकी वैल्यू सेम है, सो आई गेट दिस इक्वेशन। देखो r1 m1 प्लस m2 इट इज इक्वल टू m2l। तो r1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानती हूँ, बट दिस इज वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैसे मैं तुम्हें बोल रही थी कि देखो बच्चों, जब तुम ट्रांसलेशन मैकेनिक्स से रोटेशन मैकेनिक्स तक आ रहे हो, सो देर आर सर्टन चेंजेस दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी एबल टू ऑब्जर्व, है ना। ये चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फर्क नहीं है बट हाँ कुछ चेंजेस जरूर हैं। जैसे कि हम वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी तक आए, लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन तक आए, मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक आए, वैसे ही हम लोग लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम तक आएंगे बच्चों, और वैसे हम लोग फोर्स से लेके टॉर्क तक आएंगे। जैसे जब फोर्स नहीं लगता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, m मल्टीप्लाइड बाय v कांस्टेंट रहता है एक सिस्टम के लिए। वैसे ही मैं बोल रही हूँ, अगर मानो सिस्टम के ऊपर टॉर्क ना लगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मतलब I ओमेगा कांस्टेंट होगा। सो व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, the rate at which the angular momentum changes, which is the torque, it is equal to 0। इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन आया था, 2012 में क्वेश्चन आया था। जैसे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों, जस्ट वन सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड, आई विल बी बैक। हाँ जी, ओके, चार्जिंग पे लगे। हाँ, तो मैं ना तुम लोगों को ये बोल रही थी, जैसे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम होता है, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना तो ऑलरेडी हम लोग काइनेमैटिक्स में सीख चुके हैं। तो मैं तुम्हें बोलूँ, एक तो जैसे मोमेंटम आ गया मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी मुझे एंगुलर मोमेंटम देता है, जिसको हम लोग एल की हेल्प से डिनोट करते हैं। तो एक तो ये आ गया कि भाई एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द एंगुलर वेलोसिटी लाइक दिस। दूसरा, फिर हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि दी आपने ना हमें रिलेशनशिप बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। अब हमें एक रिलेशनशिप चाहिए लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। सो दिस इज द रिलेशनशिप, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द रिलेशनशिप कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है जो एक लीनियर मोमेंटम से एसोसिएटेड है, तो वो आपको r क्रॉस p करके आएगा। डायरेक्शन एक बार में निकालो, मैग्नीट्यूड एक बार में निकालो। कि फॉर एग्जांपल मानो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो या तो मैं r को एज इट इज रखूं, मोमेंटम का वो कंपोनेंट ले लूं जो r के परपेंडिकुलर है, या फिर मैं क्या करूं, p को एज इट इज रखूं, r का वो कंपोनेंट ले लूं जो p के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मैंने ना एक m मास की बॉडी थी, उसको u की वेलोसिटी से थीटा के एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि भाई बताओ कितना एंगुलर मोमेंटम होगा इस प्रोजेक्टाइल का जब ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो तुम देखोगे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मोमेंटम है mu cos ऑफ थीटा, है ना। पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये है, तो इन दोनों के बीच में जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी तब मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल पाऊंगी इस पॉइंट के अबाउट। तो या तो मैं मोमेंटम को एज इट इज रखूं, r का कंपोनेंट ले लूं जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, या मैं r को एज इट इज रखूं और मोमेंटम का परपेंडिकुलर ले लूं जो r के परपेंडिकुलर है ना। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मोमेंटम को एज इट इज रख लेती हूँ, और ये कंपोनेंट आ गया r का जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, विच इज द मैक्सिमम हाइट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा
इस लीनियर मोमेंटम की वजह से इट इज mu cos of theta multiplied by the maximum height. We have done each and everything in the class. ऐसे हम लोग निकालते हैं. दूसरी चीज फिर बच्चों हमारे पास ये आ जाती है कि देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से तो ऑब्वियस सी बात है जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं मानूं तो मैं ये बोलूं कि भाई एक डिस्क थी m मास की, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी. अब इन दोनों की इसकी पेरिफेरी के ऊपर ना दो छोटे छोटे m मास के पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं. तो अब इसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी तुमसे पूछा जाएगा. तो यार देखो ना, तुम सिस्टम को सिर्फ डिस्क मत मानो, तुम डिस्क और पार्टिकल्स को अपना सिस्टम मानो. तो डिस्क और पार्टिकल्स के सिस्टम के ऊपर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो जितना इनिशियली एंगुलर मोमेंटम है उतना बाद में भी होना चाहिए. मतलब इनिशियली मानो मेरे पास आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जो ओमेगा से घूम रहा था. फाइनली मेरे पास आई का mr स्क्वायर का और mr स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, जिसको मैं यहां से निकाल सकती हूँ. हाँ जी, एक बार जरा सा यहाँ पर देखिएगा, ऐसे बड़े क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं. जैसे कि देखो ना, यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है, कटिंग ऑफ द डिस्क वाला क्वेश्चन. देखना बच्चों, कटिंग ऑफ द डिस्क वाला क्वेश्चन आता है कि तुम्हें बोला जाएगा कि भाई मेरे पास ना एक डिस्क थी, डिस्क का सेंटर है O. इस डिस्क की रेडियस की वैल्यू R है. मानो अब मैंने यहाँ से ना ये वाली डिस्क कर दी जिसकी रेडियस की वैल्यू R/2 है, इसको मैंने कट कर दिया. तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो रिमेनिंग डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट बताओ कितना है. तो यार रिमेनिंग इज इक्वल टू, जैसे कि रिमेनिंग मास इज इनिशियल मास माइनस द कट मास. रिमेनिंग मास इज द फुल मास माइनस द कट मास. वैसे मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भाई जो कि मेरे पास जो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट, इट इज इक्वल टू फुल डिस्क का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट माइनस कट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट. तो फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना आ गया, mr²/2, वेयर m इज द मास ऑफ द फुल डिस्क, r इज द रेडियस ऑफ द फुल डिस्क. अगर डिस्क को मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr²/2 हो जाता है. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट डिस्क का O पॉइंट के अबाउट होगा, इट इज 3mr²/2, वेयर m इज द मास ऑफ द कट डिस्क, r इज द रेडियस ऑफ द कट डिस्क. अब यूनिटरी मेथड लगा सकते हो. ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर चुके हैं. एवरीथिंग वी हैव डन, ये सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं. सो आई एम नाउ जस्ट मेकिंग ऑल ऑफ यू रिविजिट एवरीथिंग दैट वी हैव डन. तो तुम यूनिटरी मेथड से चल सकते हो ना यहाँ पे कि भाई जब कैपिटल M मास ऑफ द फुल डिस्क है, अगर मतलब मानो कैपिटल M वो मास है जो पूरी की पूरी इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास ऑफ द कट डिस्क बेसिकली मेरे पास वो मास है जो इतनी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो 1/4 एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1/4 मास होगा, है ना. ये जरा सा देख लो. नेक्स्ट फिर बच्चों मेरे पास टॉर्क आ जाता है. तो जैसे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम लिंक्ड है, वैसे मेरे पास जो टॉर्क है लीनियर फोर्स से ऐसे लिंक्ड है. इसके ऊपर डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था. यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे तुम PYQ टैगिंग की हेल्प से देख भी पा रहे हो. तो अगर मानो जैसे कि अभी मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन कराया था कि एक लीनियर मोमेंटम से एसोसिएटेड एक पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम निकालना था, वैसे एक लीनियर फोर्स से एसोसिएटेड एक पॉइंट के ऊपर टॉर्क निकालने को पूछा जा सकता है. जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास ना ये इस तरीके से 2013 का एक क्वेश्चन है. मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये मेरे पास एक रॉड है m मास का, l लेंथ का, मैंने उसको यहाँ से हिंज कर दिया. अब मैं तुमसे पूछूं कि इसकी वेट की वजह से इस पॉइंट के अबाउट बताओ कितना टॉर्क है. तो तुम देखोगे इसके वेट का फोर्स कितना है. ये तो आ गया फोर्स. इस फोर्स की वजह से तुम्हें टॉर्क निकालना है ये वाले पॉइंट के ऊपर. तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बनाओ. पोजीशन वेक्टर शुरू होगा किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, खत्म होगा पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स के ऊपर. दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं. देखो दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स. दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि कितना टॉर्क ये वाले पॉइंट के अबाउट mg ने क्रिएट किया है. अब जब तुम्हारे पास वो वाला टॉर्क आ गया विच इज mg मल्टीप्लाइड बाय l/2, तो तुम बोल सकते हो ना कि भाई यहाँ पर जो टॉर्क क्रिएट हुआ है इट इज इक्वल टू इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट के अबाउट कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है. यही एंगुलर एक्सेलरेशन 2013 में पूछा हुआ था. 2014 में फिर तुमसे ये पूछा कि भाई तुम्हारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे,
तो सॉलिड सिलेंडर एक मोटी डिस्क की तरह काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। हॉलो सिलेंडर एक रिंग की तरह काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अगर मैं उनको एक ऐसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं जो उनके सेंटर को कट कर रही है और लेंथ के पैरेलल है। तो अब ना तुम्हें 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर के ना तुमने मस्त ऐसे धागा बांध दिया और ऐसे टांग दिया, तो तुम्हें बोला हुआ है कि यहाँ पर तुमसे ये बोला हुआ है कि इस टेंशन की वजह से कितना एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा। तो मैं बोल दूंगी कि भाई देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो सॉलिड सिलेंडर है ऐसे रोल करता हुआ नीचे जाएगा, तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट होगा तो टॉर्क आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मल्टीप्लाइड बाय कितना एंगुलर एक्सेलरेशन आया है। और इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो टेंशन की वजह से है, टेंशन के फोर्स की वजह से है जो आर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर लगा है। तो टॉर्क एक तो आ गया टी और आर के टर्म्स में ऐसे, एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में ये आ गया, तो ये आंसर आ गया। अगर आपने पढ़ा हुआ आपको सब समझ आ रहा होगा। वैसे ही मानो, अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं, ठीक है, मैं मानो तुम्हें ये बोलूं कि भाई मेरे पास ना इस तरीके से एक रॉड है, तो जब जो रॉड है ये मेरे ये मानो ये जो रॉड है जब ये वर्टिकल से थीटा का एंगल बना रहा है, तब तुमसे पूछा होगा कि भाई बताओ इसके वेट की वजह से कितना टॉर्क है ओ पॉइंट के अबाउट। तो किसी भी फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना हो, पहले फोर्स स्टडी करो, फिर पोजिशन वेक्टर बनाओ, उस पॉइंट से शुरू होता हुआ जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो उस पॉइंट पे खत्म होता हुआ जहां पर फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो आप mg को एज इट इज रखिए, आर का कंपोनेंट देख लो जो mg के परपेंडिकुलर है, दिस इज आर परपेंडिकुलर, सो आंसर इज गोइंग टू बी गिवन बाय mg मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर। अब आर परपेंडिकुलर ये वाले ट्राइंगल की हेल्प से निकालो ना भाई, ये मेरे पास l/2 है, ये मेरे पास थीटा है, ये आर परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया ना cos थीटा इज गोइंग टू बी बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस ये आ गया, हाइपोटेनियस ये आ गया। जैसे जब नेट फोर्स 0 होता है तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन 0 होता है, वैसे जब नेट टॉर्क 0 होता है एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, जिसके ऊपर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रॉड हो जिसको मैंने 2 नाइव्स के ऊपर रख दिया, अब ये जो रॉड है नाइव्स को अगर पुश कर रहा है तो ये जो नाइव्स है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। तो तुम्हें फिर यहाँ पर ना यही पूछा गया था कि आई डोंट नो व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तुम्हें ये वाली वैल्यू पूछी जा सकती है, तुमसे ये वाली वैल्यू पूछी जा सकती है, तो तुम्हें सिर्फ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है कि यार जब ये रॉड ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरी चीज, अब ये रोटेट भी नहीं कर रहा, तो बच्चों अगर ये रोटेट नहीं कर रहा इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क को 0 कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 करूं, इसका मतलब mg की वजह से जो l/2 के डिस्टेंस की वजह से टॉर्क आया है विच इज mg मल्टीप्लाइड बाय l/2, उतना ही टॉर्क आएगा n2 की वजह से जो l के डिस्टेंस के ऊपर लगा है विच इज n2 मल्टीप्लाइड बाय l। तो अगर टॉर्क 0 है, मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर सकती हूँ, और मैं बोल सकती हूँ एक फोर्स की वजह से एक सेंस में जो टॉर्क आ रहा है विच इज mg l/2, दूसरे फोर्स की वजह से उतना ही ऑपोजिट सेंस में टॉर्क आ रहा है विच इज n2l। तो n2 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। अगर तुमसे ये वाली वैल्यू पूछी जाए इसके अबाउट टॉर्क को तुम लोग इक्वलाइज कर दो, अगर तुमसे ये वाली वैल्यू पूछी जाए तो तुम ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर दो। इस सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। फिर देखना बच्चों, एक 2011 में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि तुम्हें बोला गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो बताओ किस टाइम के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा या फिर किस टाइम के ऊपर टॉर्क 0 होगा। तो यार फोर्स 0 तब होता है जब एक्सेलरेशन 0 हो, टॉर्क 0 तब होता है जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो। तो इसकी डिफरेंशिएशन की एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन की एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर ये देखना है एंगुलर एक्सेलरेशन कितने टाइम के ऊपर 0 है, जिस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 उस टाइम पे टॉर्क 0, जिस टाइम पे टॉर्क 0 वहां पर एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या रहेगा जी, कंजर्व रहेगा। एक बार जरा सा देखिए, वैसे ही जैसे आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बच्चों ½ mv², वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे ½ I ओमेगा का स्क्वायर,
जैसे आप मैकेनिकल पावर लिखते हैं फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, आप रोटेशनल पावर लिखेंगे टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। एंड दिस इज योर चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। एक बार देख लीजिए, ये आपका बच्चों इस तरीके से रोटेशनल मैकेनिक्स का चैप्टर है। 3 पेजेस रह गए हैं, 3 चैप्टर्स रह गए हैं, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आओ विदाउट एनी फर्दर एडू इनको खत्म करते हैं। टेक अ 2 मिनट ब्रेक, यहीं पे हूं मैं, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो थोड़ा सा, और फिर हम लोग ग्रेविटेशन को शुरू करेंगे। हाँ जी, ग्रेविटेशन को हम लोग शुरू करेंगे। रोटेशनल मैकेनिक्स जो मॉन्स्टर चैप्टर था वो जा चुका है। अब 3 सबसे छोटे चैप्टर, जहां पर एक चैप्टर को एक स्लाइड में मैंने किया हुआ है, वो हम करने वाले हैं। ठीक है जी, आई एम होपिंग एवरी वन इज रेडी। बच्चों बहुत बहुत सारे कदम चले हो तुम लोग आज की क्लास में मेरे साथ। अब नहीं हाथ छोड़ना है, अब तो बिल्कुल एंड लाइन तक पहुंच चुके हैं। इट इज लाइक अगर अब भी छोड़ दिया ना, सो लाइक यू डोंट वॉन्ट टू प्रेज योर सेल्फ। तुम चाहते नहीं हो कि तुम सक्सेसफुल हो, क्योंकि तुम इतना आगे आ चुके हो, तुमने सबसे डिफिकल्ट पार्ट कर दिया, अब तुम्हें बहुत कम चलना है। अब दिमाग में सारी चीजें बहुत इजीली जाएंगी। अब नहीं हार माननी है, अब तो करके ही उठना है। ठीक है, सॉन्ग सॉन्ग क्या गाऊं, क्या गा, चलो क्या गाऊं यार मेरे स्टूडेंट्स के लिए। आज तो चलो मान ही लेते हो, आज तो मेरा दिल पिघल रहा है ब्लडी। ओके, तो क्या सॉन्ग गाया जाए आप बताइए, फरमाइए। फिर 2 सेकंड, 2 मिनट में शुरू करते हैं क्लास को। रोलिंग मोशन इज ए डिलीटेड पोर्शन भाई। हाँ जी, क्या गाना सुनना चाहेंगे? आज तो ऐसे हवस के पुजारी बैठे हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है ना, मैंने फोन खोला हुआ है मैंने इनको सिर्फ ब्लॉक करने के लिए। है कोई गूगल मीट की इस तरीके से आईडी लिखी होगी और ऐसे 2-3 केसेस, एनी गर्ल्स, पूरा दिन यही करते हो क्या? रागिनी सुना, चलो फटाफट से कुछ सुनाती हूँ, फिर ग्रेविटेशन शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। 1 पेज का ग्रेविटेशन है, बड़ा ही छोटा हमारा ये चैप्टर है, बहुत ही लिमिटेड कंसेप्ट है। चलो गाना सुन लो। ऊंचे नहीं कोई और। दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, चंचराया मैंने तिंजराया देने, दिलबर दिलबर, हाँ हाँ दिलबर दिलबर। चलो ग्रेविटेशन की शुरुआत करते हुए,